अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के हवाले से जो मेजर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो एवोल्यूशन के हवाले से एवोल्यूशन हैं जो कि नस्ल दर नस्ल आगे जाती हैं और वो एक एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस हवाले से दो थ्योरीज हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो पहली थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो इसी हालत में पैदा किए गए हैं और जिस पर हमारा ईमान है कि ऑर्गेनिज़म्स इसी हालत में पैदा किए गए हैं जिस हालत में मौजूद हैं, और जो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं उसे क्रिएशनिस्ट्स कहते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज़म ए है, वो ए फॉर्म में ही पैदा हुआ है और ए फॉर्म में ही आज तक वो दुनिया में मौजूद है। और जो बी ऑर्गेनिज़म है वो बी फॉर्म में पैदा किया गया और वो बी फॉर्म में ही आज तक मौजूद है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी वेरिएशन। और इस थ्योरी को मानने वालों में कार्लस लिनियस का नाम आता है। कार्लस लिनियस वही शख्स है जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। दूसरी जो पार्टी आ जाती है वो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के जो मानने वाले हैं उन्हें एवोल्यूशनिस्ट्स कहते हैं। और सबसे पहले एवोल्यूशनिस्ट्स हमारे पास अरिस्टोटल साहिब हैं। और एवोल्यूशन के हवाले से दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक डार्विनिज़म है और एक लामार्किज़म है। डार्विनिज़म के अकॉर्डिंग इसने सबसे पहले बताया विद प्रूफ। जो सबसे पहले बात की वो लामार्क ने बात की, जो प्रूफ के साथ बात की है, फर्स्ट एक्सप्लेन्ड विद प्रूफ ही वाज डार्विन। इसने मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन पेश किया। इसने बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसने 20-25 साल ये सफ़र पर है, समंदरी सफ़र पर मुख्तलिफ़ आइलैंड का सफ़र किया। इस दौरान इसने बुक भी लिखी है, ऐसे भी लिखा है, और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इसने मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन को बयान किया। लामार्क ने सबसे पहले एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। इसने जो बेसिस बताई, उसने कहा कि जो यूज़ एंड डिसयूज़ और एवोल्यूशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज़ एंड डिसयूज़, तो ये तो आज तक के ठीक है। यानी कि जो ऑर्गन को यूज़ करेंगे वो परसिस्ट होगा, जिसे यूज़ नहीं करेंगे वो लेस डेवलप हो जाएगा और अल्टीमेटली वो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर वो रूडिमेंट्री बन जाएगा। और उसके बाद इसका दूसरा जो मेन पॉइंट था वो था एवोल्यूशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके मुताबिक उसने इसकी एग्जांपल दी कि जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ के जो आगे औलाद होती है, जो उसके बाइसेप्स हैं, उसके मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये इसका आइडिया गलत, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स की वजह से है। जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल नहीं होती। इसको रॉन्ग प्रूफ किया था ऑगस्ट वाइजमैन ने अपनी थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी के थ्रू। डार्विनिज़म को डिस्कस करते हैं कि डार्विनिज़म के मुताबिक डार्विन ने मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन को किस तरह बयान किया। उसने दो मेजर पॉइंट बयान किए। उसने डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और सेकंड पॉइंट उसका था नेचुरल सिलेक्शन। जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय मींस ऑफ वेरिएशंस और चेंजेस। यानी कि जो भी अगली नस्ल आएगी उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होंगी, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी। नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उसने 3 पॉइंट्स बयान किए कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन की वजूहात क्या क्या हैं। यानी कि ऑर्गेनिज़म की ओवर प्रोडक्शन होगी, फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो ऑर्गेनिज़म की ओवर प्रोडक्शन होगी। ओवर प्रोडक्शन होगी तो दे विल स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में उनमें माइनर वेरिएशंस आएंगी और उन वेरिएशंस को वही सर्वाइव कर सकेगा जो कि फिटेस्ट होगा। तो इस तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन में न्यू स्पीशीज़ ओरिजिनेट करती हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो स्पीशीज़ हैं। इसने एक ट्री की तरह एक्सप्लेन किया मोनोफाइलेटिक लिनिएज, यानी कि एक कॉमन, उसने कहा कि दरख्त की तरह जिसकी एक कॉमन ट्रंक है, इसका मतलब है यूनिटी ऑफ लाइफ। मोनोफाइलेटिक लिनिएज यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल द स्पीशीज़ प्रेजेंट टुडे ऑन द अर्थ, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल जो फाइलेटिक लिनिएज, मोनोफाइलेटिक लिनिएज वाला ऑर्गेनिज्म है उससे हुए हैं। और ये कॉमन ओरिजिन है उनका। जैसे फोक डिवाइड होती हैं, ये स्पीशीज़ हैं। जो टिप हैं, जो एंड पे टिप आ रही है, इसका मतलब है कि ये इवॉल्व्ड स्पीशीज़ है विद मैक्सिमम वेरिएशंस।
इसमें दो डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट ये था कि इसने काजेज़ ऑफ वेरिएशन को बयान नहीं किया। दूसरा ये था कि इसने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स आगे जनरेशन में जाते हैं या जो इनहेरिटेबल नहीं होते वो जाते हैं। तो न्यू डार्विनिज्म बेसिकली न्यू सिंथेसिस है जिसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया गया। इसके हवाले से एवोल्यूशन के जो प्रूफ्स थे उसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स बेसिकली बयान करती है किस तरह पॉपुलेशन जेनेटिक्स में दो चीज़ें हैं कि हाउ दिस चेंजेस अकर, तो इसको बयान किया था डार्विन ने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के थ्रू, और ये क्यों होती हैं इसको मेंडल ने लॉज ऑफ मेंडल के जो लॉज हैं उसके मुताबिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक मेंडल ने इसे एक्सप्लेन किया था। जो डार्विन साहब गए थे गैलापागोस आइलैंड पर, वहाँ पर उन्होंने 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस को वहाँ पर देखा था। न्यू डार्विनिज्म का दूसरा नाम न्यू सिंथेसिस भी है। एवोल्यूशन के एविडेंसेस में बात की जाए तो बायोजियोग्राफी है, फॉसिल रिकॉर्ड है, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोजियोग्राफी की बात की जाए तो ये सबसे पहले जो आइडिया दिया गया था वो बायोजियोग्राफी था, ये डार्विन ने पेश किया था। और फॉसिल रिकॉर्ड ये दोनों डार्विन ने पेश किए थे। डार्विन ने दो चीज़ें, बायोजियोग्राफी में मतलब आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, तो इसमें जू जियोग्राफी है, एनिमल्स एंड फाइटोजियोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। जो डार्विन ने देखा था वो एरमेंट लॉस यानी कि कवर्ड बॉडी, आर्म्ड बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स, इनकी डाइवर्सिटी देखी थी इसने सबसे पहले, इनमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देखी थी। नेक्स्ट इज़ फोसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ये विजुअल रिकॉर्ड्स हैं, विजुअल एविडेंसेस हैं जो देखे जा सकते हैं। ये हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देते हैं, यानी कि टाइम वाइज टाइम लाइन बताते हैं कि कैसे कैसे जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सबसे ओल्ड फोसिल्स होते हैं वो नीचे होती हैं, फिर उसके ऊपर न्यू, फिर उसके ऊपर न्यू, फिर उसके ऊपर न्यू। अगर अनडिस्टर्ब हो हमारी जो खुदाई है तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने साल पुरानी है, ये इतने साल पुरानी है, ये इतने साल पुरानी है। तो इस हवाले से जो डिस्कवर किया गया था कि वो प्रोकैरियोटिक सबसे पुरानी है, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इनकी एवोल्यूशन को 2 बिलियन ईयर्स लगी हैं। और जो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का सफ़र है, इसको बयान करने के लिए दो थ्योरीज़ हैं, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। तो वो आप डिटेल से देख सकते हैं बुक पे। आगे आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी में है ऑन्टोलॉजी, रिकैप्चुलेट, फाइलोजेनी। इसका मतलब ये है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस पर सिमिलर होते हैं, उनके एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस मोस्टली सेम होती हैं, फिर आगे वो डाइवर्सिफाई हो जाती हैं। इसमें एक एग्जांपल है गिल पाउचेस की कि ह्यूमन में मॉडिफाई हो गए हैं लंग्स में, और जो फ़िश है, फ़िश में ये वैसे ही परसिस्टेंट हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि रूडिमेंट्री इन स्ट्रक्चर होते हैं, इनका यूज़ माजी में होता था, लेकिन ये एवोल्यूशनरी रेमिनेंट्स हैं और इनका अब कोई यूज़ नहीं है, ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में साइटोक्रोम सी जो एरोब्स हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इन सब में साइटोक्रोम सी पाया गया, तो ये भी मोनोफाइलेटिक लिनिएज की जानिब भी ये इशारा करता है। जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था इस हवाले से देखा जाए तो फिशेस सबसे पहले वजूद में आई हैं, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हुई हैं एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस दैन इनटू रेप्टाइल्स एंड रेप्टाइल्स इनटू बर्ड्स एंड मैमल्स। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियान कनेक्शन है इसे आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं, और जो रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान है उसे कोटिलोसॉर्स कहते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।